नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे देश के। 2002 से 2007 के बीच वो राष्ट्रपति थे। उनका निधन हो गया है। खबर आ रही है शिलांग से। शिलांग IIM शिलांग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज वो पहुंचे थे। बेचैनी हुई, उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया था। उन्हें शिलांग के बैथनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर, चाचा कलाम भी कहते हैं। बहुत ही लोकप्रिय हस्ती थे। जो हमारा मिसाइल कार्यक्रम, इसके जनक भी उन्हें कहा जाता था। IIM के कार्यक्रम में गए थे शिलांग, वहां उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब ये दुखद खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। वो 83 साल के थे। आपको बता दें कि रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था। और अगर मैं ये कहूं कि वो अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय और चहेते राष्ट्रपति थे, तो शायद ये गलत नहीं होगा। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति, उनका निधन हो गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़ चुके हैं। रमन, शाम को ही खबर आने लगी थी कि तबीयत बिगड़ गई है, बेहद नाजुक है, और अब ये बेहद ही दुखद खबर कि देश के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। कुछ जानकारी बैथनी अस्पताल से मिल रही है हमें? बिल्कुल संदीप, देखिए कि ये दुखद खबर अभी आई है और लगातार इस बारे में अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मेरी बात हुई, गृह मंत्रालय से भी बात हुई। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग लगातार सरकार से संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उन लोगों को भी सूचना ये आ गई थी कि अब्दुल कलाम की हालत काफी खराब थी, और लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया था। लेकिन एक न्यूज एजेंसी के हवाले से कंफर्म किया गया है कि अब्दुल कलाम गुजर गए। और अब्दुल कलाम की शख्सियत के बारे में आप, जैसा कि आपने खुद बताया कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका, और राष्ट्रपति के बाद और जैसा कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक लेक्चर देने के लिए गए थे। उनकी हालत काफी अच्छी थी और लेक्चर देने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे स्टेज पे उनको अचानक ऐसा स्वास्थ्य बिगड़ा कि वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी एक न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि वो अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे। लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर मेघालय सरकार से संपर्क में है, और उन्हें लगता है कि अब्दुल कलाम को जो भी अगर उनकी मौत हो गई है तो मौत के बाद जो भी सरकारी सम्मान हो, वो सरकारी सम्मान देने में सरकार पूरी तरह से कारगर दिखना चाहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ जानकारी मिल पाई रमन कुमार कि प्रधानमंत्री भी वहां जाएंगे? क्योंकि शिलांग ये शाम का वक्त भी हो गया है, देर बल्कि मैं कहूं रात का वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बाबत कोई खबर? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का यही कहना था कि हम लोग भी लगातार इसी संपर्क में हैं कि ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें कि अब्दुल कलाम आजाद की स्थिति क्या है, अब्दुल कलाम आजाद की स्थिति क्या है, हमारे राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। होम मिनिस्ट्री से भी हमने जानकारी चाहिए। उन्होंने भी बोला कि उनकी हालत क्या है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के खुद जाने की सूचना तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है कि अगर अब्दुल कलाम साहब की स्थिति ठीक नहीं है या उनकी मौत हो गई है तो उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से दिल्ली लाया जाए, या उनके परिवार के लोग जो चाहते हैं, या उन्होंने अगर कुछ डिक्लेरेशन दिया है कि उनकी सूचना तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है कि अगर अब्दुल कलाम साहब की स्थिति ठीक नहीं है या उनकी मौत हो गई है तो उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से दिल्ली लाया जाए, या उनके परिवार के लोग जो चाहते हैं, या उन्होंने अगर कुछ डिक्लेरेशन दिया है कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। इस बारे में जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पे किया जाएगा। ये सरकार की पूरी तरह से उन्होंने तय कर लिया है। बिल्कुल सेल्फ मेड मैन थे, रैग्स टू रिचेस। टिपिकल रैग्स टू रिचेस भी गलत शब्द होगा। रैग्स टू फेम की उनका जो सफर था वो बड़ा कष्टदायी था, बड़ा मुश्किलों भरा भी था। एक छोटे से शहर, जैसा मैंने आपको बताया, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक मछुआरे थे, एक नाविक थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और रामेश्वरम में अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति पद तक का लंबा सफर मिसाइल मैन
एपीजे अब्दुल कलाम ने तय किया। हमारे साथ ब्रिगेडियर महालिंगम रिटायर्ड भी हैं। ब्रिगेडियर, आपके कमांडर इन चीफ भी रहे, आपके जहन में पहली तस्वीर अब क्या आती है? बिल्कुल, अब्दुल कलाम की। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट था जो कि इंटेलिजेंशिया में आप उनको शामिल कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया का मिसाइल का जो प्रोग्राम है उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ाया। और अगर आप 1962 में वो इसरो में पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इंडिया के मिसाइल्स टुडे अगर अच्छी हालत में है और पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमारा मिसाइल डिफेंस अच्छी हालत में है, उसका मैं ये बोल सकता हूँ अब्दुल कलाम। मैं बीच बीच में कुछ जानकारी देता रहूंगा ब्रिगेडियर, जैसा आप बता रहे थे तो उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते इसरो में, वो 1962 में पहुंचे थे। SLV-3 सेल्फ लॉन्चिंग व्हीकल का प्रक्षेपण हुआ था, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि भी दी गई। बिल्कुल। इसके अलावा आप ये मैं बता कर चलूं कि इन्होंने कभी भी आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर या स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के अंदर जब बात करते हैं, उन्होंने हमेशा ये इंफॉर्मेशनाइज वॉरफेयर जिसका हम लोग बहुत आला दर्जे का एक मानते हैं, इसके बारे में और किस तरीके से मिसाइल्स, कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस और बाकी चीज को किस तरीके से जोड़ के कैसा वॉरफेयर लड़ाई कर सकता है, इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ करके इन्होंने हमेशा बोलते रहे। बिल्कुल। और 90 के दशक में वो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार भी थे, रक्षा सलाहकार भी थे। और अगर मैं 1998 की बात करूं, 11 और 13 मई की बात करूं, जो हमने न्यूक्लियर इंप्लोजन्स किए थे, दूसरी बार हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम का ही ब्रेन भी था। बिल्कुल। एपीजे कलाम ना सिर्फ ये एडवाइजर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए साइंटिफिक मैटर में, ना सिर्फ उन्होंने DRDO को आगे लेकर गया मिसाइल, इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन वॉरफेयर के ऊपर मैं उसमें ज्यादा जोर दूंगा। ये वॉरफेयर, नया किस्म की वॉरफेयर, आजकल का जो लड़ाई करने का चीज है, इसका बिल्कुल नॉलेज पे लाने का जिम्मेवारी इनका है। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ करके इनको मिलिट्री कमांडर्स को भी उन्होंने ठीक तरीके से उनको समझाया, और उसके कारण उन्होंने जो बढ़ावा करना है, उसमें जो जो रिसर्च करना है, उसमें काफी उन्होंने दिलचस्पी दिखाया। बिल्कुल। उनको पद्म सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। 1981 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, फिर 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न। आज देश ने एक भारत रत्न खो दिया है दरअसल। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत दुख की बात है। इन्होंने एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्दुल कलाम जो स्टूडेंट्स और यंग बच्चे जो हैं, इनका काफी उनके साथ जो उनकी विजन 220 थी, और उनको एनकरेज करने का जो काम है, इन्होंने जो किया है, वो बिल्कुल अलग किस्म की था। मेरे को मालूम है, मेरा ओन कजिन जो है, उन्होंने इनसे मिला है और इन्होंने उनको पढ़ाई के बारे में और आगे क्या करना है इसके बारे में ये बोल के उन्होंने एक फोटोग्राफ में साइन भी करके दिया है। और आज भी अगर मैं उनका उस लड़की के साथ जाके बात करूं तो अब्दुल कलाम का बात करती है। बिल्कुल। और ये जो बात आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर महालिंगम, मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, एक और खास मेहमान। आज जो आतंकी हमला हुआ गुरदासपुर पर, उस पर मैंने उनको न्योता भेजा था। सांसद हैं बीजेपी के, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा कलाम साहब को नमन करेंगे, थोड़ी यादें ताजा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जो मैं लगातार बता रहा हूं, रामेश्वरम में अखबार बेचने से लेकर देश के राष्ट्रपति बनना, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का ये सफर, जिंदगी का सफर, 83 साल लंबा सफर, बहुत ही कष्टदायी भी रहा और बहुत ही प्रेरणादायक भी। उनकी विजन 2020 जो यूथ के लिए कि विंग्स, पंख लेकर उड़ान भरने का मादा तो रखो। एक दो बातें मैं यहां पर बताना चाहूंगा। उनके पिता नाविक थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे और 5 भाई और 5 बहनों वाले परिवार को चलाने के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए कलाम साहब को अखबार बेचने पड़े। 8 साल की उम्र से ही
कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते थे, नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। और सुबह नहाकर जाने के पीछे कारण यह था कि प्रत्येक साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर बिना नहाए आए बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। संजीव, ये क्लासिक रैग्स टू रिचेस नहीं, रैग्स टू फेम कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये कलाम साहब थे। यह सहसा विश्वास नहीं हो रहा है कि अचानक ऐसे खबर आई है कि एक यात्रा जो रामेश्वरम में शुरू हुई थी और जिसने तमाम कष्ट देखे थे जीवन के, वो यात्रा शिलांग में खत्म हो गई है। और क्या ऊंचाइयां उस यात्रा ने देखी हैं। कलाम चाचा सब लोगों के चहेते और ऐसे व्यक्ति जिसको कि लोग राष्ट्रपति के तौर पर नहीं। संजीव, अब मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। सत्यपाल जी, आप कैसे याद करेंगे? दुखद खबर है, लेकिन ऐसी विरासत भी छोड़ गए हैं, ऐसी सोच पीछे छोड़ गए हैं कि वो हमारे बीच ना हो। उनकी सोच, उनके विचार, उनके सिद्धांत हमेशा हमारे बीच रहेंगे। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके बारे में एक बहुत अच्छा मुझे एक शेर याद आता है। चल ए नजीर तो ऐसे चल, चल ए नजीर तो ऐसे चल कि कारवा पीछे चले, और जब तू चल न सके तो तेरी दास्तानें चलें, तेरी दास्तानें चलें। और जो कुछ उन्होंने बताया युवकों के साथ, बच्चों के साथ, देश को जिन्होंने एक विजन दिया, निश्चित रूप से आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम को हमेशा याद रखेगी, हमेशा उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। और बतौर राष्ट्रपति देखिए, हमारी जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, राष्ट्रपति दरअसल हम तमाम बातें करते हैं, उनके नाम पर सब काम होते हैं, लेकिन पावर होती है प्रधानमंत्री के पास। पर संवैधानिक संकटों के दौर भी उनसे भी गुजरना पड़ा राष्ट्रपति कलाम को, और वहां पर वो बिल्कुल एक रॉक की तरह भी खड़े हुए। उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को और बढ़ाया। सत्यपाल जी, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, वो शायद पहले राष्ट्रपति रहे इस देश के कि जिनके बारे में उनके अगर भाई भी, उनके परिवार के लोग भी अगर राष्ट्रपति भवन में आते थे, उनके लिए अगर गाड़ी जाती थी, उनका वो किराया देते थे, वो खाना खाते थे, उसका वो पेमेंट करते थे। ऐसा उदाहरण एक केवल मात्र इस राष्ट्रपति ने इस देश के सामने उपस्थित किया है। और उस एक आदमी जिसने जो सांप्रदायिक से बहुत ऊपर उठ करके, मजहब और जाति से बहुत ऊपर उठ करके एक इतना बड़ा जो हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है, वो शायद ही दूसरे आदमी कर पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर लाल सिंह जी भी हैं, जो राष्ट्रपति कलाम के साथ, पूर्व राष्ट्रपति कलाम के साथ काम भी कर चुके हैं। आज आप कैसे श्रद्धांजलि देंगे डॉक्टर सिंह? ये खबर सुन करके मुझे बहुत है। कलाम साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने वैज्ञानिकों को खास करके इतना सम्मान दिया। हमें याद है कि सीसीएमबी का जब मैं डायरेक्टर था तो रात को 12 बजे देखने के लिए आए थे, और चंद्रबाबू नायडू उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको कहा कि आप लोग चले जाइए, हमारा पर्सनल विजिट है। अब मैं पूरी लेबोरेटरी देख करके ही तब फिर जाऊंगा। तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अब इनको खाना खाने की आवश्यकता है, अब जाने दीजिए इनको। तो सुन लिए, तो उसका जवाब इस तरह से उन्होंने दिया, अरे हमको तो याद ही नहीं था, आपको भूख लगी होगी, आप लोग चले जाइए, मैं आऊंगा तो इसके बाद खाना खाऊंगा। फिर उन्होंने दोबारा नहीं कहा कि बहुत देर हो रहा है, और रात के 1-1:30 बजे तक थे जब सबसे मिल लिए और सब कुछ देख लिए। तब बोले कि और कुछ है? हम बोले नहीं सर, और तो नहीं है। तो बोले तो फिर चलो रुपए, ठीक है। उन्होंने एक शब्द कहा था, जब मैं उनसे कहा था कि स्टेम सेल के यूज से बहुत सारी जेनेटिक की बीमारियों को क्योर किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखो लालजी सिंह, अगर हम किसी भी एक बच्चे को जो कि मेंटली कंप्रोमाइज्ड है उसको ठीक कर सकते हैं, तो इतना बड़ा उपलब्धि होगी, इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कि नोबेल प्राइज से भी उतनी उपलब्धि नहीं हो सकती।
आशा करता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं कभी इस स्टेज पर आएगा कि जो मेंटली कंप्रोमाइज लोग हैं वो उनको ठीक किया जा सकेगा। बिल्कुल। तो गौहर आप रजा लोग भी हमारे क्या साथ है? जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सिंह, गौहर रजा साहब भी जुड़ चुके हैं। और रजा साहब, अगर मैं ये कहूं कि देश में साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर को मुख्य धारा में लाना, उसको एक सम्मान की बात बताना, शायद ये एक बहुत बड़ा योगदान था जिसके बारे में कम ही चर्चा हुई है जब कलाम साहब की हम चर्चा करते हैं, और आज वो शायद मौजू हो जाता है। आप जो चर्चा जारी रख रहे हैं उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक साइंटिस्ट, एक टेक्नोलॉजिस्ट जो इसरो के साथ बड़ा हुआ, यानी इसरो को उन्होंने जब ज्वाइन किया था तब इसरो एक छोटी सी नन्ही सी ऑर्गेनाइजेशन थी। उस वक्त एक कॉन्फिडेंस के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में अंदर आना, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कदम ब कदम बड़े होना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पैदा कर देना मुल्क में जो दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कंधा मिलाकर फख्र के साथ खड़ी हो सके, ये कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन है और उनके साथियों का कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल में उनकी आने वाली नस्लें जो हैं इसरो की या DRDO की, वो बहुत बड़ा उनके लिए ये लॉस है। ये लॉस है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए और हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। गौहर रजा साहब, और SLV उन्होंने लॉन्च किया, पर अगर हम अग्नि की बात करें, पृथ्वी की बात करें, जो ये स्वदेशी मिसाइल्स थी वो इजाद की, उनको एक उड़ान भरने की राह कलाम साहब ने ये दिखाई। बात नहीं है कि उन्होंने राह दी, उन्होंने उस वक्त राह दी जब दुनिया हमें ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं थी, और उस वक्त की राह जो है वो बहुत मुश्किल राह थी। ऐसे अड़चने थी जो कोई आसान नहीं थी दुनिया में उनको पार करना, और उन अड़चनों को पार करने में उनका श्रेय, बहुत बड़ा श्रेय है। बिल्कुल। रजा साहब, हमारे साथ अनुपम खेर भी जाने माने अभिनेता हैं, वो जुड़ गए हैं। अनुपम, आपकी जहन में पहली बात क्या आ रही है? बड़ी मुश्किल घड़ी है और दुखद खबर है। पूरा इनका जो लॉस है ना केवल हिंदुस्तान को है बल्कि पूरे वर्ल्ड को है। बिकॉज ऐसी शख्सियत इस जमीन पर बहुत गाय बगाए आती है, बहुत कम आती हैं। उनका इन्फेक्शन, उनका प्यार, उनके मस्तिष्क की या उनकी जो देन है हम देश को, उसकी तो बात अलग ही छोड़ दीजिए, वो तो इतिहास में उसके बारे में रचा जाएगा। मगर उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना इंस्पायरिंग था, इतना प्रेरणात्मक था कि वो पूरा, उन्होंने इतने उम्र के होने के बावजूद। अभी अनुपम खेर से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन हमारे साथ गौहर रजा साहब बने हुए हैं, मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी भी। वो सबसे बड़ी जी आ रही है आवाज। आकर्षक बात थी उनके बारे में। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मौकों पे उनसे मुलाकात हुई है, उनके लेक्चर सुने हैं मैंने, उनके मैंने कोई चीज जो साझा करना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आपको अनायासी आपके दिल को छू गई हो? कलाम साहब, मेरा पहली मुलाकात उनसे हुई थी, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से था जिनको पद्मश्री उनके हाथों मिला था। और मुझे लगता था कि अब्दुल कलाम साहब तो बहुत बिजी रहते होंगे, पर जब वो लगा रहे थे वो तमगा मेरे छाती में और मैं गर्वित महसूस कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। उसमें उनकी सादगी में इंसान बहुत प्रेरित होता था। ये पढ़ाई मेरी नहीं थी, उनकी महानता का एहसास था। और फिर कैलकाटा में, फिर उसी दौरान मैं उनके पास राष्ट्रपति भवन में एक दो बार और मिलने गया था, उनका एक इंटरव्यू करने गया था छोटा सा। फिर एक लेक्चर मैंने उनका कैलकाटा में सुना था, मैं सेम डायस पर था और उनकी बातें सुनने को मिली थी। उनकी बातों में केवल प्रेरणा थी, प्रेरणात्मक बातें करते थे और कोई बात नहीं करते थे। और सबको कोई यूनानिमस लीडर जो होता है ना, एक मार्गदर्शक जो होता है, जिसे मार्गदर्शक कहा जाता है, वो सही मायनों में डॉक्टर कलाम थे। अनुपम, आप एपॉलिटिकल हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में जो कुछ होता है उस पर कोई यूनानिमस लीडर जो होता है ना, एक मार्गदर्शक जो होता है, जिसे मार्गदर्शक कहा जाता है, वो सही मायनों में डॉक्टर कलाम थे। अनुपम, आप एपॉलिटिकल हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में जो कुछ होता है उस पर आप नजर रखते हैं। अगर मैं एक ये सवाल, और आज जरूरी हो जाता है ये सवाल पूछना, अब्दुल कलाम ने, मेरा ये मानना है, और आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राष्ट्रपति पद जो है वो गरिमा पूर्ण तो है ही, लेकिन उसका सम्मान और बढ़ाया उन्होंने। बिल्कुल।
बिल्कुल ये इस बारे में तो मतलब सोचना भी बिल्कुल बेवकूफी होगी। उस पद को जो उन्होंने गरिमा दी है वो बहुत रेयर है। महसूस होता था कि आप एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं और किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर लो। नहीं, उनके नाम को लेकर राजनीति भी करने की कोशिश की गई, वापस उन्हें फिर से राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करने की बात हुई, इस तरह के खेल भी हुए, बट वो हमेशा दूर रहे कि भैया नहीं, मुझे नहीं लेना देना इन चीजों से। आई डोंट थिंक उनकी पर्सनैलिटी में, पर्सोना में ऐसी कोई बात थी कि वो कभी राजनीतिक या राजनीतिक बातों से ज्यादा उन पर असर पड़ा हो। हाँ। उनके लिए एक काम था और वो काम को लेकर अपना काम करते थे। आई डोंट थिंक उनको इस बात से कोई फर्क पड़ता। बिल्कुल। ये अभी हम आज सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दरअसल आखिरी तस्वीरें हमारे राष्ट्रपति रहे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज उनका कार्यक्रम था, आईएम शिलोंग वो पहुंचे थे, वहां उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उन्हें शिलोंग के ही बेथनी अस्पताल ले जाया गया और खबर अब ये है कि आज शाम, अब से लगभग 1.5 घंटा पहले उन्होंने आखिरी सांस ली। हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद भी कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी हैं मेरे साथ। संजीव, और कुछ जानकारी अभी हमें मिल पा रही है आखिरी लम्हों के बारे में, भारत रत्न अब्दुल कलाम के बारे में? संजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूं आपको। जी जी। और कुछ जानकारी अभी आखिरी लम्हों के बारे में हमें कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सुबह जब वो पहुंचे शिलोंग, बिल्कुल स्वस्थ थे, कहीं कोई बीमारी या किसी तरह की कोई उन्हें शारीरिक असुविधा या कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी। अमूमन ऐसा होता था, शिक्षण संस्थानों में वो जाया आया करते थे, यहाँ दिल्ली के राजाजी मार्ग पर निवास करते थे और उनके प्रोग्राम्स महीनों पहले से लाइंड अप होते थे। और ऐसा ही एक कार्यक्रम ये था जिसमें उन्हें शिलोंग जाना था और वहां पे लेक्चर देना था। अचानक शाम में उनकी तबीयत खराब हुई और वो जो तबीयत खराब हुई तो कहीं रिवाइवल नहीं हो पाया। हमारी जानकारी यही है कि जब तबीयत खराब हुआ और वो कोलैप्स किए, उसके बाद से उन्हें जो रिवाइव करने की कोशिश की गई तो वो कभी होश में नहीं आ पाए। जी संजीव, हमारे साथ डॉक्टर जॉन सिलियो जुड़ गए हैं। शिलोंग के बेथनी अस्पताल में हैं वो, जहां पर APJ अब्दुल कलाम साहब को ले जाया गया था। डॉक्टर सिलियो, क्या किस हालत में अब्दुल कलाम साहब आए थे, उसके बारे में थोड़ा अगर आप दर्शकों को बता पाएं। क्या कुछ आपने मेजर्स लिए, कितना वक्त लगा, अंतिम सांसें कब ली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने? डॉक्टर कलाम, the former president of India, was brought to the emergency hospital at 7 p.m. On arrival, there was no sign of life. There was no recordable vitals. However, he was taken to the ICU, where a team of doctors struggled giving every life support to resuscitate him to the full. But after 45 minutes of attempt to revive, resuscitate, it was not possible, and the hospital declared him discharged. So what would you attribute the death to, Dr. John? Was it a brain hemorrhage? Was it a cardiac arrest? Can you make some preliminary observations about that? We cannot commit any particular cause for an autopsy. However, we feel that possibly it could be a induced cardiac arrest. शुक्रिया डॉक्टर जॉन सिलियो। संजीव, 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा कर दी गई है और वो तो परंपरा है क्योंकि हमारे 11वें राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम साहब। संजीव जी, सुन पा रहा हूं आपको संजीव जी। संजीव, 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है, वो तो जाहिर सी बात है, एक परंपरा है। जी हाँ, ये अपने आप में हो रहा ही था। जैसे ही ये बात कंफर्म हुई उसके बाद से एक शोक की लहर दौड़ गई है और सभी बड़े नेता
अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ सामने है और जो प्रोटोकॉल है, देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, एक सम्मानित नेता थे और जिस झटके के साथ यह खबर आई है, जाहिर तौर पर सब शोक संतृप्त हैं और पूरा राष्ट्र शोक संतृप्त है और उसके एक्सप्रेशन के तौर पर, जैसी कि परंपरा है, हालांकि दुख भरी परंपरा है, 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। संदीप, हमारे साथ राजीव शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं। राजीव, आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? खबर आ चुकी है, ये कंफर्म हो चुकी है? दुखद खबर है जी, और एक बहुत ही शोक, मतलब इस तरह का शोक समाचार है कि हम सबको सुन के बहुत आघात लगा, क्योंकि उनका योगदान राष्ट्रपति के रूप में जबरदस्त रहा है और बहुत लोकप्रिय वो जनता में थे, ऐसे कैसे राष्ट्रपति थे। और मेरा संदीप उनसे बड़ा विशेष रिश्ता रहा। वो हमारे पड़ोसी होते थे खेलगांव में, एशियाड विलेज में, तो उनके साथ मैंने सालों वॉक किया है। अच्छा, एशियाड विलेज में, जब वो इसमें थे, डिफेंस एडवाइजर थे, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, और एक साइंटिस्ट के रूप में थे। 90 के दशक की बातें कर रहे हैं। उनके साथ में काफी वॉक करता था, बहुत बातें हमसे वो करते थे। बाद में वो राष्ट्रपति हुए, जब राष्ट्रपति हुए तो प्रधानमंत्री आवास में जो मीटिंग हुई जिसमें उनका नाम प्रस्तावित और ये हुआ, उस मीटिंग में भी मैं था, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिस मीटिंग उनका हुआ। फिर उनको जब वो आए मद्रास, वो चेन्नई में थे, यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरे थे, फिर उनको वहां से लाया गया और तो मैं उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी गया था। उसके बाद मैं लगातार उनको मिलता रहता था, तो एक विशेष उनके साथ रिश्ता था, बहुत यादगार है, बहुत अनुभव उनके साथ जो है संस्मरण है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति थे और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो और वो एक पॉलिटिकल होते हुए भी एक बेहतरीन राष्ट्रपति बनकर निकले। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही सरल हैं, पर जहां संवैधानिक संकट की बात आई वहां पर उन्होंने पॉलिटिकल एक्यूमेन भी दिखाया। जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे 2007 में, उसके बाद फिर से राष्ट्रपति बनने की बात हुई, उनका नाम लाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एक डिग्निफाइड डिस्टेंस भी मेंटेन किया। सही मायनों में एक वो भारत रत्न थे जिन्हें आज देश ने खो दिया। राजीव, नहीं, निश्चित रूप से, मतलब एक गरिमा में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा किया। और जब दोबारा बात हुई कि उनको दोबारा बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि जब तक सर्वसम्मति नहीं होती है तब तक मैं नहीं बनूंगा। ये नहीं कि मैं कोई चुनाव लड़ूं और कोई हमारे खिलाफ कैंडिडेट, अगर सर्वसम्मति से सब आते हैं तभी मैं बनूंगा, ना तो नहीं बनूंगा। तो इसलिए उन्होंने अपने को जो है दलगत राजनीति की जो विवाद है उनसे एकदम दूर रखा और हमेशा से एक राष्ट्रभक्त के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से देश को मिसाइल्स दी, जिस तरह से देश को जो है कि रक्षा सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया, वो हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। और बहुत सेकुलर थे, इसमें कोई शक नहीं। और वो वीणा बजाते थे और हर मतलब जितने भी वो धार्मिक और ये मजहबी बातें जो होती हैं उनसे ऊपर उठ के हमेशा सब धर्मों का आदर करते थे। और वो जो कहते हैं ना कि ही वाज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। राष्ट्रपति भवन में भी, मुझे तो आपको ज्यादा बेहतर है कितने कुल मिलाकर कमरे हैं, सैकड़ों वहां कमरे हैं, लेकिन वो वहां राष्ट्रपति भवन में भी वो अपने आप को 2-4 कमरों में महदूद रखना, अपना सामान लेकर चल पड़े, जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ अपने रिश्तेदारों के वो टिकट भी खुद ही बुक कराते थे। ऐसा अमूमन पब्लिक लाइफ में देखने में नहीं मिलता है। अरे जब वो भारत रत्न थे और डिफेंस एडवाइजर थे, तो उनका मिनिस्टर का रैंक था, तब भी वो खेलगांव में 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, गेस्ट हाउस में, और वहाँ अपना वॉक करते थे। चिड़ियों को बहुत पहचानते थे, देखते थे। 9 बजे सुबह तक धूप में चिड़ियों को देखते रहते थे। वहाँ लेट वॉक करने में जाते थे, उनका मैंने देखा ही है। और एक बार मुझे उन्होंने कहा जब मैं MP बन गया तो मुझे बोले कि भाई तुम्हें ये MP लैड फंड मिलता। मैंने कहा इससे जो एक ही काम करो कि गाँव में महिलाओं का कॉलेज बनाओ, ताकि औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित कर दिया तो फिर उनका कोई शोषण नहीं कर सकता, उनको कोई सता नहीं सकता। तो इस तरह उनका फिर पूरा विजन उन्होंने दिया, पूरा करके उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था जिसका प्रेजेंटेशन वो खुद करते थे कि कैसे जो है एक गांव में सारी फैसिलिटी आप दे सकते हैं, कैसे एक मॉडल विलेज तैयार किया जा सकता है, ये भी उनका कॉन्सेप्ट था। तो ये सब चीजें उनके नाम के साथ जुड़ी हैं। राजीव शुक्ला, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। सत्यपाल सिंह हैं हमारे साथ ब्रिगेडियर महालिंगम हैं। आप सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या मानेंगे ब्रिगेडियर?
कलाम साहब की? मेरा तो दो चीज में मैं बताऊंगा। एक तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स bringing scientific way of war fighting. That is number one. The second, मैं ये मानूंगा वो बच्चों को जो मोटिवेशन करने का जो चीज था, एक राष्ट्रपति होके उन्होंने बच्चों के लेवल पे आके उनसे बात करके वो करते थे। और मेरे को एक और इंसिडेंट याद आता है, जब सैम मैनेक्शॉ इंडिया का फील्ड मार्शल थे, ये वेलिंगटन के हॉस्पिटल में थे।